तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र और मगध ये वो शैक्षिक संस्थान थे जिन्होंने न केवल पूरे विश्व में कुछ शताब्दी पूर्व तक भारत को ख्याति दिलवाई थी, बल्कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी दिलवाया था। पर हम अगर आज के ताजा हालातों की बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से इंडिया एजुकेशन सिस्टम में 100वें से भी नीचे स्थान पे आता है। विश्व गुरु से लेके इस गर्व तक के जाने का सफर हम लोगों ने कैसे तय किया, आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए मैं शिवम मिश्रा आपके अपने चैनल नॉट सो पर्टिकुलर के थॉटफुल थर्सडे के इस अंक में आप सबका स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। अगर आज आप सब लोग देखेंगे तो हम लोगों का स्कूलिंग सिस्टम एक अजीब तरीके की फैक्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पे आप नर्सरी या प्राइमरी एजुकेशन के नाम पे बच्चे को एक रॉ मटेरियल जैसे भेजते हो और वो 10th, 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है, और जिसमें से 90% समय ऐसा होता है कि बच्चों को ग्रेजुएशन करने के बाद ये पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ का एम क्या है, उनकी लाइफ का गोल क्या है। दोस्तों इसके पीछे मुख्यतः कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारी गुरुकुल पद्धति का हनन। गुरुकुल एक ऐसी पद्धति जहां पे न केवल शिक्षा बल्कि शस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान भरपूर मात्रा में बच्चों को दिया जाता था। साथ ही साथ उनको एक समन्वयता का पाठ पढ़ाया जाता था, क्योंकि राजा हो या रंक सभी के बच्चे गुरुकुल में एक समान व्यवस्था में पढ़ते थे। पर 1800 के समय में ब्रिटिश में एक क्रांति आई, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया यूनाइटेड किंगडम्स में, और ये वही दौर था जब बरतानिया हुकूमत भारत में राज्य करती थी। तो उस वक्त उन्होंने अपने थॉमस वेलिंगटन मैकॉले नाम के एक सदस्य को इस देश में भेजा ताकि उस देश के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ सके और उसको ब्रिटिशर्स के मुफीद बना सके। उसके ऊपर मैकॉले ने मैकॉले मिनट्स नामक एक पुस्तक भी लिखी, और उसके बाद शुरू हुआ स्कूलिंग शिक्षा का दौर। गुरुकुल की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया और एक नॉन क्रिएटिव इंसान बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक नॉन क्रिएटिव इंसान। उसका मुख्य कारण क्या था? कारण यह था इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में इनको चाहिए था मुख्यतः 3 तरीके का लेबर। सबसे पहला क्लर्क जो कि इनके सारे पेपर वर्क करे, दूसरा वर्कर जो कि इनके लेबर का और जॉब करे इनकी इंडस्ट्रीज में, और तीसरा था मिलिट्री जो इनकी सुरक्षा करे। और इन तीनों में जॉब पाने का जो सबसे आसान क्राइटेरिया था वो ये था कि आदमी नॉन क्रिएटिव हो और वो कोई सवाल ना करता हो, वो सिर्फ कहे हुए ऑर्डर्स का पालन करता हो। जी हाँ दोस्तों, प्रक्रिया कुछ जानी पहचानी नहीं लगी। हमारी आईटी इंडस्ट्री भी तो ऐसे ही चलती है। हमारे आज जितने भी इंडस्ट्रियल संस्थान है, अगर आप उनमें देखेंगे सवाल पूछने की इजाजत नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ गधों जैसे काम करना है। वीकेंड के नाम पे आपको 2 छुट्टी दी जाती है, उसमें भी लोग प्रोजेक्ट्स अपने घर में लाके काम करते हैं। दोस्तों यही वो सिस्टम था जो सन 1835 में मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम से शुरू किया था, और इसका मुद्दा सिर्फ इतना था कि एजुकेशन शुड बी यूटिलिटेरियन, यानी कि लोग जो पढ़ लें उसका कुछ इस्तेमाल हो। और इस्तेमाल किसके लिए हो? जो उस वक्त रूलर था। रूलर कौन था? ब्रिटिशर्स ने दिया आपको स्टेम। स्टेम क्या था? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने क्रिएटिविटी को आपसे दूर दूर तक आने भी नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज के एजुकेशन सिस्टम में इस रूप में दिखेगा कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि 10th के बाद जब उसका बच्चा 11th में सिलेक्शन करे तो सबसे पहले वो मैथ्स ले, अगर मैथ्स नहीं ले पा रहे तो बायो ले, और बायो नहीं ले पाया तो किसी मजबूरी में कॉमर्स, वरना 12वीं पूरी करने के लिए सबसे आखिरी में आर्ट्स आता है। यानी सबसे पहली प्रायोरिटी जो दी गई है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई है ताकि बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। और इसी का सबसे अभूतपूर्व एग्जाम्पल आपको दिखता है कि जहां पहले आपको एक कॉलोनी में बॉम्ब के लिए एक इंजीनियर मिलता था, आज आपको एक घर में 4 से 5 इंजीनियर मिल जाएंगे। एक फैक्ट्री प्रोडक्शन के तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजों को आपने बना के स्थापित कर दिया है, जहां पे आपके पास एक वॉल्यूमिनस सिलेबस है। यही सिलेबस आपका 11th 12th में भी होता है। बच्चा साइंस पढ़ रहा है, बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बच्चा मॉरल साइंस भी पढ़ रहा है। उसी के साथ साथ आपने उसके ऊपर हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का भी बोर्ड लगा रखा है। हिंदी में भी उसके पास लिटरेचर और लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में भी लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ रहा है। यानी कि बच्चा टोटली कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है। और इसी का फायदा उठाती है विदेशी कंपनियां, इसी का फायदा उठाते विदेशी देश, क्योंकि वो ये देखते कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं आप उनको फाइनेंस करिए और उसके बाद उनको उठा के अपने देश में ले जाइए। आपको ये बात जान के काफी हैरानी होगी कि आईआईटी और आईएम्स के 80% ज्यादा प्रोजेक्ट को अमेरिका और ब्रिटिशर्स फंड करते हैं। उनका मेन रीजन ये होता है कि इससे निकलने वाले जो भी रिजल्ट हो
वो अपने देश पे टैग लगा के पेटेंट करके बेचे। इसका जीवंत उदाहरण आपको मिलता है। अमेरिका के जर्नलिस्ट ने एक बार कोट किया था, वी इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम सऊदी, कार फ्रॉम जापान, टेलीविजन फ्रॉम कोरिया, विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड ब्रेनी पीपल फ्रॉम इंडिया। अब आप इस चीज से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अमेरिका जिस चीज को ऑयल से कंपेयर कर रहा हो वो चीज उनके लिए कितनी बड़ी चीज है, पर आज इसी रिसोर्स की हमारे देश के अंदर इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरे सिस्टम का जो कंफ्यूजन है उसको बदलने का एक सबसे आसान तरीका है, वो तरीका अपने घर से शुरू होता है। सबसे पहले बच्चों को फोर्स करना बंद कर दीजिए कि नहीं बेटा तुम्हें इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। हो सकता है आपका बच्चा एक टैलेंटेड म्यूजिशियन हो, एक टैलेंटेड डांसर हो या एक टैलेंटेड पेंटर हो। दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को बचपन में कविताएं नहीं लिखने देंगे तो हमको ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कल को कोई भविष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर बनके एक और नोबेल लॉरिएट लेके हमारे लिए आएगा। अगर हमको फ्यूचर में लता मंगेशकर, महेंद्र सिंह धोनी चाहिए, अगर हमको फ्यूचर में अमिताभ बच्चन और इस देश के अंदर माइकल जैक्सन चाहिए, तो हमको बच्चों को वो करने देना चाहिए जिसमें उनकी रुचि है, ना कि उन पे वो चॉइसेस थोपनी चाहिए जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो था बस इतना ही, पर अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट पसंद आया और आप चाहते हो कि इसको हम आगे और बढ़ाएं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन करें। आपको साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फाइनली इस वीडियो को एंड करने से पहले ऑल द बेस्ट टू माई ऑल दोज स्टूडेंट्स जो अब अपने आने वाले पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।